हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द टैग अलोंग। फिल्म की शुरुआत एक जंगल के दृश्य से होती है जहाँ पर एक महिला किसी शैतानी आवाज की ओर चली जाती है। इसके बाद कहानी ताइवान शहर में पहुँचती है। पता चलता है कि वो महिला कई दिनों से लापता है, इसीलिए पूरे शहर में उसके गुमशुदगी के पोस्टर लगे हुए हैं। एक दूसरी औरत जो उसको जानती थी पोस्टर देखकर कहती है कि प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ। इतना कहने के बाद वो अपने घर लौट आती है और अपने पोते वेई के लिए नाश्ता तैयार करती है। नाश्ता बनाने के बाद वो वेई को जगाने जाती है, लेकिन वो काफी गहरी नींद में सो रहा होता है, इसीलिए वो उसे बिना जगाए ही वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद वेई खुद उठता है और अपनी दादी से पूछता है कि उन्होंने उसे जगाया क्यों नहीं, क्योंकि उसे ऑफिस जाने में पहले ही देर हो चुकी होती है। वो जल्दी जल्दी नाश्ता करता है और जल्दबाजी में ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन भगदड़ में वो अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल जाता है। वेई के जाने के बाद उसकी दादी घर में बिल्कुल अकेली रह जाती और तभी अचानक उन्हें भी वही रहस्यमय और शैतानी आवाज सुनाई देने लगती। वो पूरे घर में देखती कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता और तभी अचानक उनका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती। जब वो उठने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि फर्श पर बहुत सारा खून फैला हुआ है। अगले ही पल उनके चेहरे का रंग काला पड़ने लगता है, क्योंकि उनकी पीठ के पीछे एक अदृश्य शक्ति उन्हें कसकर पकड़ लेती है। इसके बाद वेई की सबसे अच्छी दोस्त यी चुन की एंट्री होती है, जो एक म्यूजिकल आर्टिस्ट है, जबकि वेई एक हाउस एजेंट के रूप में काम करता है। वो कुछ ग्राहकों को एक घर दिखा रहा होता है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचता है जहाँ उसे अपना वही लंच बॉक्स मिल जाता है जिसे वो सुबह घर पर भूल आया था। ये देखकर वो हैरान रह जाता है और तुरंत अपनी दादी को फोन करता है। उसको लगता है कि शायद उसकी दादी ही उसका लंच बॉक्स वहाँ पर रख कर गई हो, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। रात में वे यीचुन को अपना नया घर दिखाने के लिए ले जाता है। वहीं पर वो उसको प्रपोज भी करता है, लेकिन यीचुन उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है। तब वे उसको बताता है कि उसने ये घर सिर्फ इसलिए खरीदा था ताकि शादी के बाद वो दोनों यहाँ पर साथ रह सके। इस घर को खरीदने के लिए उसने अपनी दादी का पुराना घर भी बेच दिया था। यीचुन उसकी बात सुनकर कहती है कि अगर उसकी दादी को इस बारे में पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगी। इस पर वे बेफिक्र होकर जवाब देता है कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में उसी से शादी करना चाहता है। इसके बाद वो दोनों वे की दादी के घर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ दादी कहीं भी दिखाई नहीं देती, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। तभी वे को अपनी दादी दिखाई देती है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उन्हें सिर्फ वे ही देख सकता है, जबकि यीचुन को वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता है। अब इस अजीब घटना से वे को अंदर ही अंदर काफी कुछ होने लगता है। वो परेशान हो जाता है। जहाँ अगली सुबह सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड उस लापता महिला को देखता है जो अचानक वापस लौट आई थी। ये खबर मिलते ही वे तुरंत उसके पास पहुँचता है और उससे अपनी दादी के बारे में पूछता है, लेकिन वो औरत कोई सीधा जवाब देने के बजाय अजीब तरीके से सिर्फ माफी मांगने लगती है। उसकी रहस्यमय हरकतें देखकर वे और भी उलझन में पड़ जाता है। अब उसी दिन ऑफिस में वे के नाम पर एक पार्सल आता है। जब वो उसको खोलता है तो उसके अंदर उसी लापता महिला का एक वीडियो कैमरा होता है। वे कैमरे में सेव रिकॉर्डिंग चलाकर देखने लगता है। वीडियो में उसकी दादी अपने कुछ दोस्तों के साथ पहाड़ों पर घूमने गई हुई दिखाई देती, लेकिन तभी कैमरे में एक लाल कपड़े पहने रहस्यमय लड़की भी दिखाई देती है, जो चुपचाप उनका पीछा कर रही होती है। उसका चेहरा और व्यवहार बाकी सभी लोगों से बिल्कुल अलग और बेहद डरावना होता है। अब इसी दौरान पूरे ऑफिस में अचानक एक अजीब सी बदबू फैल जाती है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग बेचैन हो जाते हैं। वे तुरंत वो कैमरा लेकर सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है। कैमरा देखते ही गार्ड बताता है कि ये उसी लापता महिला का कैमरा है। इसके बाद वो दोनों उस महिला के घर जाने का फैसला करते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था और बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रहा था। तभी वे की नजर उसी छोटी लड़की पर पड़ती है जिसे उसने वीडियो में देखा था, लेकिन जैसे ही वो उसको ध्यान से देखने की कोशिश करता है, वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। अब उसी पल घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप जोर से बंद हो जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि घर के अंदर कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है जो लगातार उनका पीछा कर रही है। लेकिन तभी अचानक घर के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। अब मौका मिलते ही वो दोनों बिना पीछे देखे वहाँ से भाग निकलते हैं। घर के बाहर आते ही वे की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे जोरों से उल्टियां होने लगती है। इसके बाद वे
ये चुन और सिक्योरिटी गार्ड बैठकर सीसीटीवी फुटेज देखने लगते। फुटेज में उन्हें साफ दिखाई देता है कि वही लाल कपड़े पहने रहस्यमय लड़की वे की दादी को अपने साथ ले जा रही है। फिर वो पिछली रात की रिकॉर्डिंग भी देखते हैं जब वो उस सुनसान घर में गए थे। उस वीडियो में साफ नजर आता है कि जब वो घर से बाहर निकल रहे थे तब भी वही लाल कपड़ों वाली लड़की उनके ठीक पीछे पीछे चल रही थी। ये देखकर वो तीनों समझ जाते हैं कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक भूत है जो लगातार उनका पीछा कर रहा है और उन्हें परेशान कर रहा है। अगली सुबह वे को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी दादी हमेशा की तरह उसे प्यार से जगा रही हो, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती है उसे एहसास होता है कि ये सब सिर्फ उसका सपना था। असलियत में कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। ये देखकर वो उदास हो जाता है और घर से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही उसे बचपन की वो सारी यादें आने लगती हैं जब उसकी दादी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती। उनकी यादों में खोया हुआ वे भावुक हो जाता है और उन्हें बहुत याद करने लगता है। तभी अचानक उसके कमरे से फिर से वही रहस्यमय आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत अंदर जाकर देखता है तो पूरे फर्श पर खून फैला हुआ दिखाई देता है। अगले ही पल उसके सामने लाल कपड़े पहने वही भूतिया लड़की मोजियन प्रकट होती है। उसे देखते ही वे के शरीर और चेहरे में अजीब बदलाव आने लगते हैं, लेकिन तभी वो अचानक से जाग जाता है। दरअसल ये भी उसका एक और डरावना सपना था। कुछ देर के बाद जब वो घर से बाहर निकलता है तो उसे एक बार फिर से अपनी दादी दिखाई देती है। वो दौड़कर उनको गले लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी ये अजीब हरकत देखकर ये चुन को चिंता होने लगती है। उसको लगता है कि वे की मानसिक हालत बिगड़ती जा रही है, इसीलिए वो उसको तुरंत अस्पताल ले जाती है। अस्पताल पहुंचने के बाद वे बच्चों के वार्ड की ओर देखने लगता है और तभी वो अचानक ये चुन से पूछता है कि आखिर वो उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती। ये चुन कहती है कि वो अभी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। उसी समय बच्चों के रोने की आवाजें आने लगती है, इसलिए वो वे को चुप रहने के लिए कहती है। लेकिन वे कहता है कि उसकी दादी उसका इंतजार कर रही है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वे के जाने के बाद ये चुन बच्चों के वार्ड की ओर देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर एक भी बच्चा मौजूद नहीं होता। अब सवाल ये था कि जब वार्ड पूरी तरह खाली था तो बच्चों के रोने की आवाजें आखिर आ कहां से रही थी। इसके बाद वो दोनों वे की दादी के घर पहुंचते हैं। वहां पर अचानक ये चुन का सामना मोजियन नाम की उसी डरावनी आत्मा से होता है, लेकिन वो अगले ही पल रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। तभी ये चुन एक और भयानक दृश्य देखती। वे अपनी दादी के बनाए खाने की जगह जिंदा कीड़े मकोड़े खा रहा होता है, जबकि उसे पूरा यकीन होता है कि वो नॉर्मल भोजन कर रहा है। ये नजारा देखकर ये चुन बुरी तरह डर जाती है और तुरंत सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता देती है। लेकिन जब वो दोनों वापस घर पर लौटते हैं तो ना तो वहाँ पर वे ही होता है और ना ही वो जिंदा कीड़े जिन्हें ये चुन ने अपनी आंखों से देखा था। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। अब इसी बीच पुलिस को हाईवे के पास वे की दादी मिल जाती है। उनकी हालत बेहद खराब होती है और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। दूसरी ओर सिक्योरिटी गार्ड उस घर में विशेष पूजा पाठ और तांत्रिक अनुष्ठान करवाता है, यानी कि रिचुअल्स करवाता है, ताकि उस शैतानी आत्मा से छुटकारा मिल सके। उधर ये चुन वे को ढूंढने के लिए उसके ऑफिस जाती है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं मिलता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड का फोन आता है जो उसको बताता है कि वे की दादी मिल गई है। ये सुनते ही ये चुन तुरंत अस्पताल पहुँचती है। वहाँ दादी उससे अजीब व्यवहार करते हुए माफी मांगती है और कुछ ही देर बाद उन्हें जोरों की उल्टी होने लगती है और डॉक्टर उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ये चुन से कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि पहाड़ पर दिखाई देने वाली वो लड़की मोएजिन की आत्मा थी जिसने वे की दादी को अपने वश में कर लिया था और अब शायद वे भी उसी आत्मा के कब्जे में आ चुका है। सच्चाई जानने के लिए ये चुन इंटरनेट पर उस पहाड़ और वहाँ की आत्माओं के बारे में खोजबीन शुरू करती है और तभी उसे पता चलता है कि मोजियन कोई साधारण आत्मा नहीं है बल्कि एक प्राचीन लोक कथा का हिस्सा है। कहा जाता है कि वो लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेती है, उन्हें भ्रम दिखाती है और धीरे धीरे उनकी मानसिक शक्ति को अपनी ताकत बना लेती है। वो कई इंटरव्यू और पुराने वीडियोस भी देखती है जिनमें मोजियन से जुड़े डरावने किस्सों का जिक्र किया गया होता है। साथ ही में उसको ये भी पता चलता है कि उस पहाड़ी इलाके से पहले भी कई लोग रहस्यमय तरीके से लापता हो चुके हैं
दूसरी ओर सिक्योरिटी गार्ड अपने कमरे में बैठा होता है कि तभी उसे फिर से वही रहस्यमय आवाज सुनाई देती है। वो डरते डरते बाहर निकलकर देखने जाता है और तभी उसकी नजर मोजियन पर पड़ती है, जो बंदर की तरह पेड़ों पर छलांग लगाते हुए उसकी ओर बढ़ रही होती है। डर के मारे गार्ड पटाखा जलाकर उसको भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मोजियन पल भर में उसके सामने आकर बैठ जाती है और फिर अचानक उस पर जानलेवा हमला कर देती है। अस्पताल में डॉक्टर यीचुन को बताते हैं कि उसकी दादी की उल्टी में एक जिंदा कीड़ा मिला है। ये सुनकर यीचुन हैरान रह जाती है और तुरंत उस कीड़े के बारे में जानकारी जुटाने लगती है। खोजबीन करने पर उसको पता चलता है कि उस कीड़े का नाम हॉर्डॉक है और सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि उसका चेहरा बिल्कुल मोजियन जैसा दिखाई देता है। इससे साफ हो जाता है कि हॉर्डॉक कोई साधारण कीड़ा नहीं बल्कि मोजियन की शक्ति का एक हिस्सा है। अब उसी रात जब यीचुन सो रही होती है, तभी अचानक उसका कैमरा और कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाते हैं। आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि उसके शरीर से अपने आप खून निकल रहा है और कुछ ही पलों में पूरा बिस्तर खून से भर जाता है। ये भयानक नजारा देखकर वो डर से कांप उठती है और तभी उसके सामने मोजियन आकर बैठ जाती है, जो कुछ देर तक उसे घूरती रहती है, जो अगले ही पल रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। लेकिन डर यहीं पर खत्म नहीं होता है। कुछ ही सेकंड्स के बाद यीचुन देखती है कि मोजियन दीवार पर किसी छिपकली की तरह रेंग रही है। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है और उसको एहसास होता है कि ये भी एक डरावना सपना था। दूसरी ओर अस्पताल से घर लौटने के बाद वेई की दादी यीचुन से कहती है कि वो वेई को बता दे कि उन्होंने अपना घर उसके नाम कर दिया है। इसके बाद वो एक डिब्बा यीचुन को देती है और कहती है कि ये डिब्बा वेई तक जरूर पहुंचा देना। उस डिब्बे के अंदर वेई के बचपन के छोटे छोटे जूते रखे होते। दादी भावुक होकर कहती है कि अगर वो ये डिब्बा मोजियन को दे देंगी तो शायद वो उन्हें वेई से मिलने देगी। उनकी ये बात सुनकर साफ पता चलता है कि मोजियन ने उनके दिमाग पर भी गहरा असर डाल दिया है। घर से निकलते समय यीचुन सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि वो दादी का अच्छी तरह ध्यान रखे, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि सिक्योरिटी गार्ड भी पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है। उसकी हरकतें भी अब कुछ अजीब हैं। शाम को ऑफिस में काम करते समय यीचुन के पास एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन करने वाला बिना अपना नाम बताए सिर्फ 2 जगहों के नाम बताता है और कॉल को काट देता है। यीचुन उन दोनों जगहों के नाम तुरंत लिख लेती है। कुछ ही देर के बाद पुलिस का फोन आता है कि वेई की दादी फिर से लापता हो गई है। ये सुनते ही यीचुन तुरंत पुलिस के पास पहुंचती है और विश्वास के साथ कहती है कि उसको पता है कि दादी कहां पर मिलेंगी। फिर वो पुलिस को उसी पहाड़ी इलाके का पता देती है जिसका जिक्र उसे उस रहस्यमय फोन कॉल में बताया गया था। इसके बाद वो भी पुलिस की पूरी टीम के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में यीचुन एक बार फिर से वेई की दादी के घर जाती है, जहाँ पर उसकी नजर वेई और दादी की एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। जब वो तस्वीर को पलटकर देखती है तो पीछे लिखा होता है कि 5 साल के अंदर इसकी शादी हो जाएगी। ये पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो सोचती है कि काश उसने वेई का प्यार ठुकराया ना होता। कुछ देर के बाद पुलिस और यीचुन उस घने जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें आखिरकार वेई की दादी मिल जाती है। पुलिस समय रहते उनकी जान बचा लेती है, लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता वेई को ढूंढने की होती है। रात में एक पुलिस अधिकारी यीचुन को बताता है कि इस पहाड़ी से जुड़ी ये कहानी कोई अफवाह नहीं है। वर्षों से यहाँ पर कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब होते रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस जंगल का लगभग हर पेड़ किसी न किसी दुष्ट आत्मा का ठिकाना है और जो भी इन पेड़ों को काटने की कोशिश करता है उसकी मौत निश्चित होती है। इसके बाद पुलिस अधिकारी यीचुन से पूछता है कि आखिर उसको कैसे पता चला कि दादी इसी पहाड़ी इलाके में मिलेगी। इस पर यीचुन बताती है कि किसी अनजान व्यक्ति ने उसे फोन करके इस जगह का नाम बताया था। अगली सुबह पुलिस फिर से वेई की तलाश शुरू करती है, लेकिन खोजबीन के दौरान यीचुन अपने साथियों से बिछड़ जाती है। जंगल में अकेले भटकते हुए उसकी नजर फिर उसी हॉटडॉग कीड़े पर पड़ती है, लेकिन इस बार उसका आकार पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। डर के मारे यीचुन आग जलाकर उसको भगाने की कोशिश करती है और किसी तरह वो कीड़ा वहां से दूर चला जाता है। आगे बढ़ने पर वो एक बेहद खौफनाक दृश्य देखती है। कई पेड़ों पर इंसानों की लाशें फंसी हुई होती है, मानो उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उसी जंगल में कैद हो गई हो। ये सीन देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर तभी अचानक उसके सामने
एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो उसे माँ कहकर पुकारता है। वो मासूमियत से पूछता है कि क्या आप मुझे अपना नहीं बनाएंगी। ये सुनते ही ये चुन की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो उस बच्चे को गले लगा लेती है और रोते हुए उससे माफी मांगने लगती है। उसके मन में पछतावा भर जाता है कि अगर उसने वेई से शादी कर ली होती तो शायद आज उसका भी अपना परिवार और बच्चे होते। लेकिन असलियत तो कुछ और ही होती है। दरअसल मोजियन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाकर उसके दिमाग में झूठे भ्रम पैदा कर रही होती है। कुछ देर के बाद ये चुन की आंख खुलती है और वो खुद को बिस्तर पर पाती है। तभी वो देखती है कि वेई घर से बाहर जा रहा है। दोनों एक खुशहाल पति पत्नी की तरह साथ रह रहे होते हैं। ये सब इतना वास्तविक लगता है कि ये चुन को यकीन ही नहीं होता कि ये सच नहीं है। अब इसी दौरान वो वेई से उसकी दादी के बारे में पूछती है। वेई बेहद नॉर्मल अंदाज में जवाब देता है कि उसने अपनी दादी को एक मानसिक चिकित्सालय में छोड़ दिया है। ये सुनते ही ये चुन पूरी तरह हैरान रह जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि वे अपनी दादी से कितना प्यार करता था। इसीलिए उसे इसकी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। ये चुन तुरंत समझ जाती है कि ये सब मोजियन का रचा हुआ भ्रम है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन तभी वेई उसका रास्ता रोक लेता है और अगले ही पल वेई का चेहरा डरावने तरीके से बदलने लगता है। ये देखकर ये चुन तुरंत आग जला देती है। आग की रोशनी फैलते ही उसके सामने की पूरी दुनिया बदल जाती है और उसे एहसास होता है कि वो अब तक मोजियन के बनाए हुए भ्रम में फंसी हुई थी। जब उसकी आंखों के सामने सच्चाई आती है तो वो देखती है कि जंगल के पेड़ों पर कई डरावने जीव चिपके हुए हैं। उन्हीं में से एक पेड़ में वेई भी जकड़ा हुआ होता है। ये चुन किसी तरह उसे पेड़ से आजाद कर देती है और दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी मोजियन उनके ऊपर हमला कर देती है। वो वेई को जोर से नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और अगले ही पल वो अपने असली और भयानक रूप में बदल जाती है। उसका विशाल शरीर देखकर ये चुन के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो ये चुन को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है। मोजियन एक बार फिर से ये चुन के मन में उसके पुराने पछतावे और कमजोरियों को जगाने की कोशिश करती ताकि वो उसके दिमाग पर कब्जा कर सके। लेकिन इस बार ये चुन उसकी चाल को समझ चुकी होती है। वो अपने डर और पछतावे पर काबू रखती और बिना समय गवाए आग जलाकर सीधे मोजियन की आंख पर हमला कर देती है। आंख में आग लगते ही मोजियन दर्द से चीख उठती है और ये चुन को छोड़ देती है। लेकिन अगले ही पल वो पहले से भी ज्यादा विशाल, खतरनाक और भयानक रूप धारण कर लेती है। ऐसा लगता है कि अब उससे बच पाना नामुमकिन है। उसी समय पुलिस की टीम पूरे जंगल में फ्लेयर गन से रोशनी फैलाना शुरू कर देती है। चारों तरफ तेज उजाला होते ही जंगल में छिपे सभी शैतानी जीव घबराकर भागने लगते हैं। आखिरकार मोजियन भी पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर पुलिस वेई और ये चुन दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद उनकी जिंदगी धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हो जाती है। वेई और ये चुन आखिरकार शादी कर लेते हैं और अपनी दादी के साथ नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस फिल्म का आखिरी दृश्य ये संकेत देता है कि ये कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। एक दिन जब तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी वही रहस्यमय हॉटडॉग कीड़ा फिर से दीवार पर रेंगता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद सबसे एंड के सीन में डॉक्टर की जांच के दौरान वेई और ये चुन के होने वाले बच्चे की झलक दिखाई जाती है, जिसकी आंखें पूरी तरह काली होती है। ये देखकर साफ संकेत मिलता है कि मोजियन का आतंक अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और इसकी शैतानी शक्ति किसी न किसी रूप में अब भी जिंदा है। जिस रहस्यमय और डरावने अंत के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद जरूर आई होगी। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो, तो आप हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी फिलहाल तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।